दोस्तों, हमने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सुना है, फिर चाहे वो भगत सिंह हो, लोकमान्य तिलक या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जहां इन सभी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को हमें पढ़ाया जाता है, वहीं फ्रीडम फाइटर्स की एक और जमात है जिसके बारे में हमें कम पता है। शायद इसीलिए क्योंकि ये सभी भारत में पैदा नहीं हुए थे। इन सभी का देश भारत नहीं था, लेकिन इन सभी लोगों ने बाद में भारत को अपना घर बना लिया और फिर भारत की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानते हैं कि कौन थे वो लोग, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वो नाम है जो फॉरेन फ्रीडम फाइटर्स में सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने भारत की आज़ादी में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है। एनी बेसेंट एक आयरिश विमेन थी जो पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड बनी, जो दुनिया के सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक स्पिरिचुअल सोसाइटी बनाने का सपना रखती थी। इसी दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को पढ़ना शुरू किया। उन्हें मालूम चला कि गीताज, वेदों और पुराणों में बहुत कुछ ऐसा है जो पश्चिमी सभ्यता को सीखना चाहिए। इस पर लेक्चर्स देने और इसे करीब से समझने के लिए एनी बेसेंट भारत आईं, जहां उनका प्लान 1 या 2 साल रुकने का था। लेकिन भारत में आकर उन्होंने अपनी थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम तो जारी रखा ही, लेकिन कई सारे ऐसे काम भी लिए जिन्होंने भारत में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के क्षेत्र में तेजी ला दी। फिर धीरे धीरे उन्हें यह भी दिखने लगा कि किस तरह से अंग्रेज भारतीयों को सता रहे हैं और उन पर अपना कल्चर थोप रहे हैं। एनी बेसेंट उन पहले लोगों में से थी जिन्होंने लोगों को यह समझाना शुरू किया कि अंग्रेजों से भारत की आज़ादी क्यों ज़रूरी है। उन्होंने होम रूल की बात की और इसको लेकर वो उग्र हो गई। और फिर इनके कांटेक्ट में मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर्स भी आए। खुद महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में एक लॉयर थे, वो एनी बेसेंट की एक तस्वीर अपने ऑफिस में रखते थे। और गांधी के भारत आने से पहले एनी बेसेंट एक बड़ी मूवमेंट की लीडर थी। उन्हें बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। भारतीयों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट को कई बार भारत से डिपोर्ट करने का सोचा और एक बार तो नजरबंद भी कर दिया, लेकिन वो अपने मकसद के लिए काम करती रहीं और देश विदेश में जाकर भारत की इस फ्रीडम मूवमेंट के लिए सपोर्ट जुटाती रहीं। बीजी हॉर्निमैन। बीजी हॉर्निमैन एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे जो उस वक्त भारत की बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक स्टेट्समैन अखबार के लिए लिखा करते थे। उनके भारत के प्रति प्रेम और भारत की फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किए जाने को लेकर उन्हें कई बार ब्रिटिश सरकार ने प्रेशराइज करने का प्रयास किया। इसके बाद बीजी हॉर्निमैन बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार से जुड़ गए। बीजी हॉर्निमैन जब भी ब्रिटिशर्स के बारे में लिखते थे तो उनका एक बैलेंस्ड रवैया होता था, लेकिन फिर जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चला दी तो उनका ब्रिटिश सरकार से पूरी तरह से मोहभंग हो गया और वो खुलकर ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे। उनके पेपर को कई बार सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। इसी बीच महात्मा गांधी के भी वो नजदीक आए और उनके अच्छे दोस्त हो गए। बीजी हॉर्निमैन को ब्रिटिश सरकार ने वापस ब्रिटेन डिपोर्ट कर दिया था। वहां जाकर भी वो भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। बहुत सालों बाद वो दूसरे देशों से होते हुए, ब्रिटिश अथॉरिटीज से बचते हुए दोबारा भारत भी आए और इस बार ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं कर पाई और हॉर्निमैन ने अपना काम यहां जारी रखा। सत्यानंद स्टोक्स। सैम्यूल इवांस या फिर अपने चर्चित नाम से जाने जाने वाले सत्यानंद स्टोक्स का भारत की आज़ादी में भी एक अहम कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको हिमाचल के सेब पसंद हैं तो उसका श्रेय भी सत्यानंद को ही जाता है, जिन्होंने पहली बार हिमाचल में सेब की खेती की थी। सैम्यूल इवांस एक अमेरिकन थे और एक मिशनरी के रूप में भारत आए थे। उन्होंने उस वक्त के पंजाब के शिमला में रहना पसंद किया और यहाँ रहकर ही उन्होंने कई तरह के पौधों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। वो अमेरिका से सेब के बीज लेकर आए और उन्होंने यहाँ पर उसकी खेती शुरू की। सैम्यूल भारतीय भाषाएं भी सीख गए थे और बहुत ही आसानी से पहाड़ी जुबान बोल लिया करते थे और हिंदुस्तानी लिबास में हमेशा रहते थे। इस वक्त भारत के अंग्रेज यहाँ की गर्मी से बचने और फिर छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों में आया करते थे और यहाँ पर एक कुर प्रथा चल पड़ी। पहाड़ों में रहने वाले भारतीयों को इन अंग्रेजों का भारी सामान उठाना पड़ता था और उनकी सेवा करनी पड़ती थी, जिसके बदले अंग्रेज उन्हें कोई पैसे नहीं देते थे।
सैम्यूल ने यह मुहिम पूरे हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में छेड़ दी कि वहां के लोग इस मजदूरी का तब तक बहिष्कार करें जब तक अंग्रेज इसके बदले उन्हें पे ना करें। इसने पहाड़ के कई इलाकों में एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया, जिसके लिए सैम्यूल को जेल में भी रहना पड़ा। इसके बाद वो भारतीय राजनीति में भी उतरे और गांधी और कांग्रेस के साथ जुड़ गए। यहाँ रहते हुए उन्होंने देश भर में घूम घूम कर कई बड़ी स्पीचेस दी और स्वराज की बात की। आखिर में गांधी से उनका इस बात पर मतभेद हो गया कि गांधी ने कांग्रेस के हर व्यक्ति के लिए चरखा चलाना सीखना अनिवार्य कर दिया था, जिसके विरोध में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन वो हमेशा गांधी के दोस्त रहे। दादा भाई नावरोजी। वैसे तो दादा भाई नावरोजी भारत में ही जन्मे थे और वो भारतीय थे, लेकिन उन्हें इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि वो पहले ऐसे एशियन मूल के व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने थे। गुजरात में पैदा हुए दादा भाई नावरोजी ने 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल पार्टी की तरफ से एमपी बने थे, जिसमें उन्होंने कई बार भारत के मुद्दे उठाए। इसके अलावा वो कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में भी एक थे और फिर साल 1883, 1893 और 1906 में वो उसके प्रेसिडेंट भी रहे। आपने शायद इंडियन एमपी और यूएन में अंडर जनरल सेक्रेटरी रहे शशि थरूर की वो वीडियो देखी होगी, जिसमें वो अंग्रेजी में बताते हैं कि किस तरह उन्होंने भारत को लूटकर अपना विकास किया और कैसे उनकी सारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भारत को कुचल कर की गई है। ये थ्योरी सबसे पहले दुनिया के सामने रखने वाले दादा भाई ही थे, जिन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में इसका जिक्र पहली बार किया और दुनिया भर के लोगों को इस वेल्थ ड्रेन से अवगत कराया। दादा भाई नावरोजी को भारत के पक्ष में बोलने के कारण अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था और बाद में उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का टाइटल भी लोगों ने दिया। महात्मा गांधी ने तो एक बार दादा भाई को यह तक कह दिया था कि भारत के लोग आपकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे बच्चे अपने पिता को। ज्यादातर कांग्रेस में दो धड़े थे, नर्म दल और गर्म दल। नर्म दल में एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर्स थे जो मानते थे कि अंग्रेजों से बात करके भारत को आजादी मिल सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक जैसे गर्म दल के लोग थे जो मानते थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है और हिंसक रास्ता अपनाना जरूरी है। ये दोनों ही दल आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन दोनों में एक बात जो समान थी वो ये थी कि भारत का वो भला चाहते थे और वो दादा भाई का सम्मान भी करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने एक बार उनके बारे में कहा था कि अगर 28 करोड़ भारतीयों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए एक शख्स की जरूरत थी तो हमें कोई संदेह नहीं था कि वो निश्चित ही दादा भाई होते। आज यूके में भी दादा भाई नावरोजी के सम्मान में दादा भाई नावरोजी अवार्ड्स फॉर सर्विसेज नाम से एक अवार्ड है और वो कुछ चुनिंदा भारतीयों में से एक हैं जिनकी मूर्ति भारत के बाहर भी है। आपको इनमें से कितने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पता था? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।